नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 13 दिसंबर को आपका पीटी एग्ज़ाम है और ये अगला वीडियो है आज का, जिसमें हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी का कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं यूपीएससी पीवाईक्यू में ज्योग्राफी का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 4 वीडियो ज्योग्राफी का अपलोड हो चुका है। पॉलिटी कंप्लीट है अपने चैनल पर, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों कंप्लीट है। इसके पश्चात जब हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे उसके पश्चात हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू करेंगे और साइंस एंड टेक को साथ में लेकर चलेंगे। एक ही महीना है तो मैं कई सारे वीडियो डालूंगा एक दिन में, तो कृपया करके उसको सारे देखें और रिवाइज करें अच्छे से। एक महीना ही आपके एग्ज़ाम का बचा हुआ है। 2000 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता आज के बाद आप भविष्य में कभी इतनी सीटें देखेंगे बीपीएससी में, और मैं भी नहीं देखूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ही है कि 2000 सीटें आपको मिल रही हैं और आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। जो लोग नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से, कृपया एग्ज़ाम देने की पूरी कोशिश करें। ज़रूर ही दे 70 बीपीएससी पीटी, अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भरा है आपने, ज़रूर ही दें, मत छोड़िए एग्ज़ाम को। ओके, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू वीडियो। इससे पहले के भी एमसीक्यू वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट होगा यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर करना था ज्योग्राफी में। आज हम लोग को प्रजातियां और जनजातियां यहाँ से शुरू करना था। इससे पहले के सारे एमसीक्यू कंप्लीट हैं। देखिए पहला सवाल आज का क्या है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहीं पर, जब भी कोई जनजाति करंट अफेयर में चर्चा में रहती है, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, न्यूज़पेपर में किसी भी प्रकार से किसी जनजाति का नाम अगर आया है तो पूरी संभावना रहती है कि वहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, जो करंट में मैंने जनजातियों के नाम पढ़ाए थे, जैसे मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ का पढ़ाया था, पश्चिमी घाट के कुछ प्रजातियों के नाम बताए थे, जहाँ के भी बताए हैं मैंने, कृपया उसको अलग से नोट डाउन करके चलिएगा। देखिए क्या है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जनजातीय भाषा हैं। ये सभी के सभी क्या है, हल्बी, हो और कुई, ये सभी जनजातीय भाषाएँ हैं। हल्बी उड़ीसा में बोली जाती है। अगली बार यही पूछ लेगा कि हल्बी भाषा जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है, हल्बी भाषा जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है। यूपीएससी पीवाईक्यू को इसी प्रकार से तोड़ तोड़ के पूछा जाता है। हल्बी भाषा किस राज्य से रिलेटेड हो जाएगा बंधुओं, तो ये उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। हो मुंडा परिवार की जनजातीय भाषा है, मुंडा परिवार झारखंड वगैरह हो जाएगा। जबकि कुई जो है द्रविड़ परिवार की जनजातीय भाषा है। द्रविड़ यानी कि दक्षिणतम भारत जो हो गया, दक्षिण भारत जो हो गया, जिसको बोलने वाले उड़ीसा में रहते हैं। अतः विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। कुई भाषी लोग जो हैं वो भी उड़ीसा में रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। परिवार है, भाषा का परिवार है द्रविड़ इसका। ओके, बाकी हल्बी किस राज्य से हो गया, तो ये भी उड़ीसा से ही बिलोंग करता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा समुदाय न्यूज़ में रहा होगा उस समय, इसलिए पूछा गया है। देखिए क्या है इसका, क्या है कि ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पाशमीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा तो सही है। अगर आपको चांगपा जनजाति के बारे में पढ़ा होगा, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मास्टर ने बोल बोल के इतना थक गया मैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि कृषि वाले चैप्टर में कि चांगपा जनजाति जो होते हैं वो पाशमीना क्या होता है, ये तो बकरियां होते हैं अलग प्रकार के, जिनके ऊन के जो सॉल बनते हैं तो 15-15, 20-20 हज़ार के छोटे छोटे सॉल मिलते हैं। अच्छे पाशमीना की रेंज ही वहीं से शुरू होती है। 15-20 हज़ार की एक सॉल मिलती है, गुरु शुरू ही होती है वहाँ से। अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये विशेष रूप से कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाखी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाशमीना बकरी या भेड़ की प्रजाति होती है, जो ये जनजाति वगैरह उपयोग करते हैं। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। इसकी एक छोटी संख्या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी रहती है। चांगथांग नेचर रिजर्व की स्थापना के लिए इस समुदाय का पुनर्वास किया गया था। प्रथम गलत है क्योंकि शेष दोनों कथन सही है। ये उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। उत्तराखंड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक जनजाति रहती है। नैनीताल अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक भोटिया मार्केट है। कौन सा मार्केट, लेक के बगल में ही है भोटिया मार्केट। और नैनीताल में आपको जगह जगह पर कहीं पर भी जाएंगे तो भोटिया मार्केट, भोटिया जनजाति होती है उत्तराखंड की। इसी प्रकार से चांगपा और ये जो है ये कहाँ के हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है, चांगथांग नेचर रिजर्व के लिए इस समय उनका नाम आया था, इसलिए सवाल पूछा गया। भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत में सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु चांगपा समुदाय को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। वे अपने जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पाशमीना बकरियों को पालते हैं।
अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। निम्न से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? विशेष रूप से न्यूज़पेपर में जब चर्चा में रहता है कि इस समुदाय या जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उस त्यौहार की प्रकृति क्या है, उस त्यौहार की विशेषता क्या है, ये भी पूछा जाता है। स्टेटमेंट बनाकर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये गोंड और कोरकू जनजाति होते हैं जो फलदार जो वृक्ष होते हैं उनके पौधों का रोपण करते हैं। क्यों करते होंगे ज़रा सोचिए, क्योंकि जनजातियों का पहले जो जीवन होता था, आज भी मैक्सिमम का वो जंगल पर ही आधारित होता है। जंगल के ही उत्पाद से वो लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए फलदार वृक्ष वो लगाते हैं विशेष रूप से, जिससे फल मिलेगा तो कल को वही खाएंगे। और ये सामुदायिक होता है, जनजातियों में कोई चीज़ प्राइवेट नहीं होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगला है, देखिए क्या, गोंडू और कोरकू समुदाय प्रत्येक वर्ष महीने भर चलने वाला त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं। गोंड भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सतपुरा, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ और जंगलों में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई नस्ल या द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है। आज भी मेदियाल गोंड जैसे समूह हैं, जंगल में प्रायः नग्न घूमते हुए अपनी जीविका के लिए शिकार तथा वन्य फल एवं कंदमूल पर ही निर्भर होते हैं। गोंडों की जातीय भाषा गोंडी है, द्रविड़ परिवार की भाषा है और यह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि संबंधित है। युवकों के मनोरंजन संस्था गोतुल गोंडों के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। बस्ती से दूर गांव के अविवाहित युवक युवतियां एक बड़ा घर बनाते हैं जहां वे रात्रि में नाचते गाते व सोते हैं। इस प्रकार की प्रथा किन में है? तो गोंडों में है ये प्रथा। गोंड जनजाति विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये जनजातियों में भारत का सबसे समृद्ध और मजबूत जनजाति होते हैं गोंड। सबसे ज़्यादा संख्या भी इन्हीं का है। देखिएगा एक बार, सबसे ज़्यादा संख्या किनका है? लिंबू, कार्बी, डोंगरिया, कोंद और बोंडा, ये जनजाति है और इनसे बिलोंग करने वाले राज्यों के नाम हैं। यूपीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं बंधुओं, या बीपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीएससी में तो अब ये ट्रेंड लगभग में एंड हो गया है, क्या पता अगले साल पूछ ले, लेकिन पहले इस तरह के मैचिंग वाले सवाल खूब पूछे जाते थे। अब बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं, पीसीएस एग्जाम में अब खूब पूछे जाते हैं मैचिंग वाले सवाल। साइंस एंड टेक का मैंने पिछला वीडियो जो बनाया उसमें देखिएगा पूछा गया है। ये देखिए क्या है, ये कौन किससे सुमेलित है ये पूछा गया है, कौन कौन सही सुमेलित हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंबू जनजाति तिब्बती मूल के स्थानीय जनजाति है। लिंबू कहाँ के हो गए? तो तिब्बती मूल का हो गया, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी निवास करती है ये, अतः युग्म 1 सही है। लिंबू के लोग जो हैं ये सिक्किम और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी रहते हैं, मुख्य रूप से तिब्बत से बिलोंग करने वाले हैं ये। ओके, सही आंसर ए है, यहाँ पर ए ही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। डोंगरिया कोंद भी सही है। कार्बी मिकिर के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा निर्जातीय समूह है। यह जनजाति विशिष्ट रूप से असम के कार्बी पहाड़ियों में पाई जाती है, अतः युग्म 2 गलत है। यहाँ पर कार्बी के सामने लिखा हुआ था हिमाचल, जबकि ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं ये। डोंगरिया कोंद जनजाति ओडिशा के नियामगिरी पहाड़ियों के स्थानीय जनजाति है। डोंगरिया कोंद कहाँ का हो गया? तो ओडिशा राज्य के हो गए। नियामगिरी पहाड़ियों पर बॉक्साइट के अवैध खनन के कारण इस जनजाति के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया, जिसका विरोध इस जनजाति द्वारा किया जा रहा है, अतः युग्म 3 जो होगा सही हो जाएगा। बोंडा जनजाति बोंडो तथा रोमे आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह जनजाति ओडिशा के मलकानगिरी जिले में, यह नक्सल प्रभावित जिला था, में निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजाति है। युग्म 4 भी गलत दिया हुआ है। धातव्य के 2011 के अनुसार जनगणना में जनजातियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। जो प्रधानमंत्री जी ने एक जनजाति वाला योजना लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने 15 करोड़ आबादी करीब में बताया था, या 10-12 करोड़ के आसपास बताया था। 10.43 करोड़ है 2011 के हिसाब से, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग भी कर सकते हैं आप कहीं पर आंसर राइटिंग में। भारत की कुल आबादी का 8.6% है कौन? तो एसटी लोग। अगला सवाल है परिवहन से। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम तक की यात्रा करते, कोहिमा नागालैंड में हो गया, कोट्टायम कहाँ हो गया? कोट्टायम कहाँ है? पता ही नहीं, केरल में है। पूछा है सड़क मार्ग से, तो आपके मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, यानी कि नागालैंड और केरल को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम मिनिमम कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे? तो आप नागालैंड से असम में आ जाइए, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आप कहाँ पर जा सकते हैं? तमिलनाडु, और वहाँ से केरल जा सकते हैं आप। मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट वे यही होगा। इसके लिए आपको पूरा भारत का मैप और राज्य याद होने चाहिए, जो किस राज्य से किसकी सीमा लगती है, ये आपको विशिष्ट रूप से राज्य हो। 7 राज्यों से गुजरेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 राज्यों से कम आपको गुजरना पड़ेगा। 7 राज्यों से नागालैंड,
नागालैंड के बाद दूसरा असम जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक, किसी में भी जाएं। उसके पश्चात आप केरल जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको शॉर्टेस्ट वे चुनना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य से, तो त्रिपुरा से जाना है केरल, तो कितने होंगे? तो भी 7 ही होंगे, क्योंकि असम एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जिसकी सीमाएं सभी राज्यों से लगती है ना। तो यहाँ पर बस नागालैंड के काट कर त्रिपुरा लिख दीजिए, बाकी सभी वही रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी सोचा कीजिए थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण का प्रस्तावित किया। यह अंतर्देशीय बंदरगाह कच्छ क्रीक के साथ साथ विकसित चैनल के माध्यम से अरब सागर से जोड़ा जाएगा। ये उस समय का करंट रहा होगा। अगला सवाल है आपका, जिसमें परिवहन से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। NH6 चेन्नई और हैदराबाद, NH4 चेन्नई हैदराबाद, NH6 मुंबई कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, सुमेलित कौन सा सही है, ये पूछा गया है। BPSC में भी इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है आपसे परिवहन के मामले में। देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई सा भी सही नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। NH4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, ठाणे मुंबई को युग्म सुमेलित नहीं है। NH6 हजीरा गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, ये भी सुमेलित नहीं है। NH15 पठानकोट पंजाब को समाखियाली गुजरात से जोड़ता है, अतः ये भी सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों की नई संख्या निर्धारण के अनुसार NH4 अंडमान निकोबार में चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। NH6 जोड़बाट मेघालय से सीलिंग जोखवतार मिजोरम को जोड़ता है। NH15 के बारे में बताया गया है। बाईहटा चराली असम से बारको अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये कुछ जो विशिष्ट NH है ना, या जो न्यूज़ में रहते हैं, कोई भी रूट न्यूज़ में रहता है तो उसको ज़रूर याद करके रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, यहाँ से ज्योग्राफी के सवाल हैं। ये भौगोलिक जो भूगोल का वो सेक्शन होता है जो फिजिकल ज्योग्राफी से अलग होता है। ये इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में, और इसको पढ़ के ही जाना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल BPSC में पूछे जाते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी मेन होता है, सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी सवाल पूछा जाता है। निम्न से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर पूछा गया है। ये देशांतर ये पूछा जा रहा है। ये कैसे याद होगा? क्या इसको हम याद कर सकते हैं एक एक बड़े शहर के देशांतर को? नहीं। ये होता है अगर आप रोज़ अपने सामने जो मैप रखा है, आप कभी उसको उठाकर नज़र उठाकर देखते भी नहीं होंगे, बस चिपका दिए कि रूम में अच्छा लग रहा है ना। बड़ा सा मैप चिपकाया होगा, हर साल बदलते भी होंगे उसको, पता नहीं क्यों। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार याद नहीं कर सकते हैं आपको ऑब्जर्व करना होता है। रोज़ 10-10 मिनट भी आप मैप देखेंगे ना, कुछ नहीं, अभी बस देखिए आप, तो आपको धीरे धीरे करके याद होने लग जाएगा। खैर अंदाज़ा इसमें आप नहीं लगा सकते, कभी अंदाज़ा नहीं लगेगा आपको। एक बार को आप पुणे को लगा लेंगे कि पश्चिम में है, बाकी को आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बेंगलुरु जो है 77.59 डिग्री ईस्ट पर है, और दिल्ली जो है 77.10 डिग्री ईस्ट पर है। ये दोनों एक ही देशांतर पर लगभग में है, तो इसीलिए ये सबसे समीप हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे, ये विशेषता दिया है 68 और 69 दोनों में एक ही सवाल पर रिपीट किया गया था। आप देखिए पेपर में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर एक सवाल पूछा गया है इसी प्रकार की विशेषता देकर कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, यानी कि समुद्र तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे तक चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल रहे होते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ पर देखी जाती है बताइए? ये वहीं पर होगा जहाँ पर ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आते होंगे, है ना, क्योंकि ज्वार जब आएगा तब क्या हो जाएगा, तो पानी बहुत अंदर तक आ जाएगा, और भाटा आएगा तो फिर पीछे चला जाता है। इसी क्रम को तो कहते हैं। इसका चांदीपुर तट है उड़ीसा में। यह विकल्प में चांदीपुर एक ऐसा स्थान है जहां दिन में 2 बार समुद्री तटीय रेखा कुछ किलोमीटर पीछे हट जाते हैं, तब विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इसे
जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। यानी कि एक जीवित पेड़ होता है जिसकी शाखाओं को खींचकर, जैसे बीच से नदियाँ यहाँ पर बह रही है, ये पेड़ है और ये पेड़ है, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे शाखाओं खींचकर इस पेड़ से जोड़ देते हैं और ये क्या होता है, जीवित पुल बन जाता है। ये जीवित पुल बन जाता है। ये अद्भुत सा कारनामा कहाँ पर होता है, जीवित पुल बन जाता है। अब ये पर्यटन का हब बन गया है पूरे देश भर में। इस राज्य में लोग विशेष रूप से जाते ही इसीलिए ताकि हम जीवित पुल देख सकें। पेड़ की शाखाओं खींचकर दूसरे पेड़ से बांध देते हैं और वो रबर का पेड़ होता है। किस चीज़ का, रबर का पेड़ होता है। और उस रबर के पेड़ की खासियत ये होती है कि उसकी शाखाएं बहुत लचीली हो जाती हैं और जिसके कारण से ये पुल जो है, पुल के जैसे जुड़ जाते हैं दोनों पेड़, और जनजातीय लोग या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग, वो इस नदी को या झील को, झरने को आसानी से पार कर जाते हैं। उनको पुल बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्राकृतिक पुल वो खुद ही बना लेते हैं। ये घटना मेघालय में देखी जाती है, अद्भुत घटना होती है। कृपया इसको ऑनलाइन सर्च करके ज़रूर देखें। जीवित पुल आपको देखने को मिलेगा, ऐसा पुल जो उसको जीवित होता है, वो यानी कि पेड़ पौधों का बना हुआ पुल होता है, पेड़ को काटते नहीं है वो। अर्थात मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में जीवित जल पुल की उपलब्धता नहीं है। हमारे देश के मेघालय राज्य में कई जीवित जल पुल हैं। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जल पुलों की भरमार है। चेरापूंजी का आपने नाम सुना है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे पुल आपको देखने को मिल सकते हैं। चेरापूंजी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है, जिसकी वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ जैसा, जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना लेती है। इसी तरह इस पेड़ के अतिरिक्त जड़ें अलग दिशाओं में बढ़ सकती हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित जल पुल बना चुके हैं। छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जिंग केंग इरो कहते हैं। जिंग केंग इरो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सुरक्षा के इन पुलों के नीचे और क्या है, देखिए यहाँ पर पत्थर बिछाकर उपयुक्त रास्ता बना दिया जाता है ताकि दोनों ओर लोहे या किसी अन्य प्रकार की जाली लगा दी जाती है। अगर किसी पेड़ को काटे बिना इसे पुल बना दिया जाए तो इसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। ये मेघालय राज्य में ये कारनामा करते हैं वहाँ के खासी जनजाति के लोग। भारत के राज्यों का निम्न से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कितना आसान सवाल है ये। इंडियन ज्योग्राफी के पहला चैप्टर आप जो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन भारत का, उसमें आप पढ़ते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी राज्य तो गुजरात राज्य हो जाता है। सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पर है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, जिसका पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। दोनों में 2 घंटे का सूर्योदय का फर्क होता है, 2 घंटे का। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। आपको चुनना है कि कौन सा राज्य है वो। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवर्तनगत है, मतलब कि वनों के अंतर्गत है। 80% ज़्यादा क्षेत्र, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ये कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। कितना शानदार सवाल है ये। उसकी उत्तरी भाग शुष्क व अर्ध शुष्क है। उत्तरी भाग जो इसका है वो शुष्क है या फिर अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। कैश क्रॉप ज़्यादा होते हैं खाने वाले क्रॉप्स की तुलना में। ये गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा बंधुओं? गुजरात राज्य हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला विश्व का भूगोल शुरू हो रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से पिछली बार बीपीएससी पीटी में विक्टोरिया लेक के बारे में एक बड़ा ही कठिन सा सवाल पूछा गया था। विक्टोरिया लेक की सीमाएं किससे किससे लगती है। उससे पहले वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि मीठे पानी के लेक कौन कौन से हैं दुनिया के और खारे पानी के लेक कौन कौन से हैं दुनिया में। ये 68 या 67 बीपीएससी में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग उसको करते चलेंगे। ब्रह्मांड और सौर मंडल है पहला चैप्टर इसमें, जिसका सवाल है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रज्वलन पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी संभव या प्रभाव होंगे। सौर तूफान क्या होते हैं? सोलर फ्लेयर होते हैं। सूर्य से निकलने वाली बड़ी मात्रा में अग्नि ज्वाला मेखला जैसी चीज़ें होती हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो चार्ज्ड होते हैं, क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं। तो अगर पृथ्वी पर आ जाएंगे या पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेजी गति से टकराएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा या क्या क्या प्रभाव होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। जीपीएस और दिक् संचालन यानी कि नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है। विषुवतीय क्षेत्र में सुनामी आ सकती है। सुनामी आ सकती है विषुवतीय क्षेत्रों में।
सुनामी का क्या लेना देना है इससे? कुछ आपको याद आ रहा है क्या कि सुनामी का कोई लेना देना हो इससे? बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है पावर ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि चार्ज्ड है वो पार्टिकल, पहले मैंने आपको बताया। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। अरोरा जो आप देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन सा हवा में आसमान में बहुत ही सुंदर सा दृश्य बनता है। नॉर्वे उसके लिए फेमस है। पहली बार लद्दाख क्षेत्र में भी अरोरा देखा गया क्योंकि सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। ग्रह के अधिकांश हिस्सों पर दावाग्नि घटित हो सकती है। उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाले वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। इसमें से क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमेशा एलिमिनेट करके निकाला कीजिए। और अगर आप दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि सुनामी से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरे को आप केवल बार एलिमिनेट कीजिए, दूसरे को आप एलिमिनेट कीजिए, दूसरा स्टेटमेंट आप काट दीजिए, तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा 1 3 4 6 7 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। जब भी 4 5 6 या 3 3 स्टेटमेंट वाले सवाल रहें तो हमेशा वहाँ पर एलिमिनेशन लगाइएगा। बिना एलिमिनेशन के सॉल्व मत कीजिएगा, कोई नहीं करता है, किसी को नहीं आ रहा होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ये होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा है। तो चूंकि जून महीने में सन का स्थिति कहाँ पर होगा, ये भी सवाल पूछा गया यूपीएससी में। ये विषुवत है, 0 डिग्री है। ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ है बंधुओं। ये 23.5 डिग्री क्या है? तो साउथ है। तो जून महीने में सूर्य कहाँ पर होगा? तो कर्क रेखा पर होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा? तो जून महीने के ही दूसरे पखवाड़ा में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 21 जून यानी कि दूसरे महीने का, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा यानी कि दूसरा वाला हिस्सा। पखवाड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों को। 30 दिन होते हैं किसी महीने में, तो 15 तारीख तक हो गया पहला पखवाड़ा और 15 तारीख के बाद हो गया दूसरा पखवाड़ा। इस प्रकार से बोलते दूसरा हिस्सा, जून महीने का दूसरा हिस्सा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष से मापे जाने का कारण निम्न से कौन सा होता है? खगोलीय दूरी जो होता है इसको प्रकाश वर्ष में हम लोग क्यों मापते हैं? लाइट ईयर में हम लोग क्यों मापते हैं आप खगोलीय दूरी को? तो प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, इसी कारण से मापते हैं। एकमात्र कारण यही है, एकमात्र कारण यही है, इसी कारण से हम लोग लाइट ईयर में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष की दूरी की माप है। एक प्रकाश वर्ष वह है जो प्रकाश की किरण एक वर्ष में तय करती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है ये। तो एक वर्ष में कितना चलेगा, उस आधार से हम दूरी निकालते हैं। एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी इतना होता है, 10⁻12 है। आइंस्टाइन के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक चीज निरपेक्ष है, वह है प्रकाश की गति। बाकी सब कुछ सापेक्ष है, यानी कि रिलेटिव है। प्रकाश की जो गति है वो रिलेटिव नहीं है, बाकी हर चीज़ रिलेटिव। ये आइंस्टाइन का नियम है, रिलेटिविटी में आता है ये। इसीलिए mc² जो है E बराबर mc²। यहाँ पर c² का मतलब प्रकाश की गति ही है, ये स्थिर है, ये कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पर E जो है वो निकालना ही है, और m जो हो गया द्रव्यमान हो गया आपका। E बराबर mc² जो है इसीलिए उसने रखा क्योंकि यहाँ पर उसके अनुसार प्रकाश की गति जो होता है वो सापेक्ष है। बाकी कोई भी चीज़ सापेक्ष नहीं है दुनिया में, ये आइंस्टाइन का मानना था। हालांकि ये थ्योरी भी बोल रहे हैं कई सारे लोग कि क्वांटम फिजिक्स में ये थ्योरी लागू नहीं होती है। खैर चलिए, हमें उतनी समझ नहीं है। इसका आंसर अगले पर चलते, अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। क्वांटम फिजिक्स की समझ हमें भी कहाँ से होगी, कौन सा थ्योरी गलत है, कौन सा थ्योरी सही साबित होगा। फ्यूचर में बहुत सारी फिजिक्स की थ्योरियाँ गलत हो जाएंगी, जिसमें से आइंस्टाइन की भी बहुत सारी थ्योरियाँ हैं जो गलत हो जाएंगी। तो देखेंगे जब गलत होगा तब। वैज्ञानिक इनमें से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में देखते हैं? ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ये हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? ये सवाल पूछा गया था 2012 में यूपीएससी पीटी में। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सुपरनोवा विस्फोट और क्षुद्र ग्रह से कोई लेना देना नहीं है ब्रह्मांड के विस्तार का। सुपरनोवा विस्फोट होते रहते हैं, ब्रह्मांड के विस्तारित हो रहा है, इसका मतलब है ब्रह्मांड चारों तरफ और भी फैल ही रहा है दिनों दिन। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये बहुत विस्तार में डिटेल में समझाया हुआ है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6th के एनसीईआरटी है ये। 6ठे का एनसीईआरटी उठाकर देखिए
आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये पहला ये दूसरे चैप्टर में ही है। ये ध्रुव तारा के बारे में और जो सप्तऋषि बनते हैं उनके बारे में। सप्तऋषि इसी प्रकार तो बनते हैं क्वेश्चन के आकार का। ये सब छठी के एनसीईआरटी में है, आपने पढ़ा नहीं होगा। उसे अपने गांव जाना था जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव के पहुंचने के लिए निम्न से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप सप्तऋषि को पहचानते हैं तो ध्रुव तारे को भी पहचान लेंगे। कैसे, आज देखिएगा, अगर दिखे तो वैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। इस प्रकार से सप्तऋषि होता है। तो ये जो सबसे अंतिम तारा होता है ना, इसके सीधे में देखेंगे तो बहुत ही चमकीला सा तारा आपको दिखेगा। इसको बोला जाता है ध्रुव तारा। ये उत्तर की दिशा में होता है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के कोने के आसपास में होता है। ये देखिएगा ढंग से। तो अगर आपको पूरब की तरफ जाना है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था उसका गांव, पूर्व की तरफ उसको जाना है। तो उत्तर दिशा में जो चीज़ है उसको अगर आप अपने बाएं ओर रख लेंगे तो आपका मुंह इधर होगा, पूर्व की ओर होगा, तो आप आसानी से जा सकते हैं अपने गांव। ये दिशा ज्ञात करने का पहले के ज़माने में लोगों के पास यही सब चीज़ें होती थी। आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन कई सारे लोग पहले के आसमान की तरफ देख के दिन में रात में समय बता देते थे कि इतना बज रहा होगा अभी। वो भी तारों को ही देखकर समय बताते थे, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्रुव तारे की स्थिति उत्तर दिशा में होती है, अतः व्यक्ति ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर गति करेगा, जो उसकी गति पूर्व दिशा में होगी और वो अपने गांव पहुंच जाएगा। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर पूछा गया है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, 6 का एनसीईआरटी से ये सवाल हैं। अगर आप विश्वास न हो तो पढ़िएगा, आज आपको दिख जाएगा वहाँ पर। 11th के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा आपको। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी गहकाएं, जबकि धूमकेतु हिम स्थित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस से बांधे रखते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के पीछे भी पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, यानी कि उनका पुच्छड़ी होता है, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? पहला तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, भू आकृतिक विज्ञान है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 27 मिनट का वीडियो हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पहले कोई वीडियो जाकर देखिएगा और पढ़िएगा। 1 महीने 10-10 घंटे पढ़िए, अब तो पढ़ लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा। पर्व त्यौहार भी निकल गए गुरु, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का।